Hello students, welcome you all. I'm Abhishek Tiwari. We are studying the chapter Federalism, chapter 2 of your civics, and we have studied last day the features of federalism. Right now we are going to study about what makes India a federal country. अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि वो क्या एलिमेंट्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। मींस अभी तक हमने पढ़ लिया कि इंडिया एक फेडरल लिस्ट में आता है, एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, फेडरल फीचर्स रखता है। तो ऐसे क्या चीज़ हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं, ज़रा इस पर भी अब हम ध्यान देते हैं, ठीक है। सो हमने ये पहले ही देखा है कि हाउ स्मॉल कंट्रीज़ लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस टू सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हमने देखा कैसे इंडिया और बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों ने जो है कैसे अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने की एक समस्या अपने सामने फेस की। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। फिर भारत जैसे एक बहुत ही विशाल देश के लिए क्या कहें कि इतना विशाल देश जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस देश में अपनी डाइवर्सिटी के साथ कॉम्बैट करना कितना मुश्किल, कितना कठिन होता है। सो जहाँ पे इतनी ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत ढेर सारी रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं, ठीक है, इन सब के होने के बावजूद भी कैसे भारत ने किया, ये एक समझने का प्रश्न है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। बात ये आती है, प्रश्न ये उठता है कि वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट भारत ने अपने यहाँ कैसे किया, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझना है कि इंडिया में पावर शेयरिंग के जो है अरेंजमेंट्स को कैसे ऑक्यूपाई किए, कैसे अप्लाई किया गया। ओके, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के साथ इसकी शुरुआत करते हैं कि संविधान में कैसे इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है उसका एमर्जेंस हुआ, ठीक है। सो बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैड एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका एमर्जेंस हुआ, उस स्वतंत्र देश के रूप में उसका एक एमरजेंसी या अपलिफ्टमेंट हुआ आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, जिसमें पीछे एक दर्द भरा और एक खूनी जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया छिपा हुआ था, भारत का विभाजन भी छिपा हुआ था। सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब भी आज़ादी मिली, कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे बिकेम ए पार्ट ऑफ द कंट्री, जो देश के हिस्से तो बन गए, कुछ ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसे, क्योंकि भारत में जो है 576 से अधिक जो है 86 से के आसपास जो हैं हमारे देश में क्या थे, अलग अलग स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब राजशाहियाँ थी, राजतंत्र थे, राजाओं के शासन हुआ करते थे तब तक, ठीक है। तो जब भारत फ्री हुआ तो बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अपने आप से ही भारत के साथ मिलना एक्सेप्ट कर लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत ने अपने आप को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिक्लेयर किया, जो कि हमारे प्रेम्बल में देखने को मिलता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन नाम का वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, पर जो नेचर है ना, लेकिन जो इंडियन यूनियन है इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन जो हमारे यूनियन का नेचर है, क्योंकि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं और यूनिटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, लेकिन नाम हमारे यूनिटरी सिस्टम को होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर आधारित हैं। हम जो फेडरलिज्म के सिद्धांत हैं उनके ऊपर हम आधारित हैं। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जो 7 फीचर्स हम लोगों ने स्टडी किया फेडरलिज्म के, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन है इस लेसन का। तो उसमें देखते हैं, वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये देखते हैं कि ये सारे जो फीचर्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जो है एक 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ओरिजिनली मींस इनबिल्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शुरू से ही हमारा जब देश फ्री हुआ तभी से, फ्री होने का मतलब 1950s के दौर से ही हमने जब अपना रिपब्लिकन सिस्टम को इंस्टॉल किया, तभी से हम 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में। यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव द यूनियन ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, और दूसरी जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स थे। बाद में जो है एक तीसरा 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म जो है वो जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान के द्वारा एक और हमारे गवर्नमेंट में जोड़ा गया, एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटी, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कहते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के रूप में पंचायत्स और म्यूनसिपैलिटीज़ को जो है एक तीसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जोड़ा गया।
सो एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। किसी और फेडरेशन की तरह ही यहाँ पे भी क्या होता है, ये तीनों सेपरेट जुरिडिक्शन को अप्लाई करते हैं। तीनों अलग अलग जो है इनके पास जुरिडिक्शन है, अलग अलग जो है तरीके से ये इंजॉय करते हैं फेडरेशन को मतलब फेडरेशन में इनको अलग अलग तरीके से पावर मिला है, उसको ये इंजॉय करते हैं। So the constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state governments. So constitution जो है वो clearly क्या करता है, provide करता है एक threefold distribution, ठीक है। मतलब कि तीन जो है जो संविधान हमारा है वो तीन फोल्ड्स में तीन लिस्ट जो है प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव पावर्स के रूप में, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इनके बीच में। और बाकी जो बॉडीज़ हैं जो बाद में अप्लाई की गई ना 90s के दौर में, उनके लिए भी लिस्ट को प्रोवाइड किया गया है। सेंट्रल और स्टेट और इसके अलावा जो है इनके लिए भी लिस्ट प्रोवाइड किया गया है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये अरेंजमेंट किया गया कि तीन लिस्ट में बांट करके सारे पावर्स को डिवाइड किया गया, ठीक है। सबके पावर्स को सेपरेटली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो लिस्ट में डिवाइड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेवेंथ उसको हम कहते हैं सेवेंथ जो सातवीं जो है लिस्ट है, सूची इसको कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। तो 7 जो लिस्ट है 12 लिस्ट में से 7th लिस्ट में इसका जिक्र किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी के पावर को अलग अलग डिवाइड करता है लिस्ट में। अब उसमें पहली लिस्ट जो आती है उसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट, ओके। उसको हम जो है बेसिकली यूनियन लिस्ट कहते हैं। तो यूनियन लिस्ट जो होता है इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को जोड़ा जाता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, देश की सुरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। ये सब नेशनल इश्यूज़ के मामले, नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले हैं। तो ये किसके पास होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स। क्योंकि इन मुद्दों पर, इन सभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और इनमें हम एक जैसा रेगुलेशंस, एक जैसी पॉलिसी पूरे देश के लिए चाहते हैं। इसीलिए ये सारी लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दिए गए हैं। The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अकेले ही इन सभी जो यूनियन लिस्ट में जुड़े हुए जितने विषय हैं इन सब के विषय पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे कानून बना सकती है। लगभग 90 से 97 के आसपास जो हैं सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में जारी किए गए हैं, जोड़े गए हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट जो है कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। इसमें स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे हैं उसको इसमें शामिल किया गया, जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस के मुद्दे हो गए, व्यापार के मुद्दे हो गए, कुछ और कॉमर्शियल मुद्दे हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, सिंचाई वगैरह, ये सब जो हैं स्टेट लिस्ट में डाले गए विषय हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, ठीक है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन ना, ट्रेड यूनियंस हो गए, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन हो गया, मतलब कि पुत्र गोद लेना और उत्तराधिकारी साबित करना, ये सभी, और शादी विवाह, ये सब मुद्दे जो है किसके होते हैं, ये सब स्टेट लिस्ट के मुद्दे हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक ओके वेट थोड़े से पेजेस में डिस्टर्बेंस हैं, ठीक है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट फॉर द सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। तो जो प्रोविजंस हैं इसमें वो इस तरह से, जो फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज है, अडॉप्टेशन है, सक्सेशन है, ये जो मुद्दे हैं ये दोनों ही लोग डील करते हैं इनके ऊपर, यूनियन और इसके अलावा स्टेट दोनों,
ठीक है। ये दोनों स्टेट और यूनियन दोनों लोग जो हैं इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। इनको लॉ बनाने में ये दोनों गवर्नमेंट्स जो है एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं जो इस लिस्ट में शामिल होते हैं। सो इफ़ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। और अगर इन दोनों के बनाए गए किसी कानून में अगर कोई डिस्प्यूटेड मैटर होता है तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा अधिकार दे दिया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट वहाँ सुप्रीम रोल जो है प्ले करती है। तो इस तरह की जो लिस्ट होती है उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। ठीक है, तीसरी लिस्ट जो है संविधान की उसको कॉन्करेंट कहते हैं। पहला हो गया यूनियन लिस्ट हो गया, दूसरा स्टेट लिस्ट हो गया, तीसरा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट कहलाता है। सो व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स, अब बात आती है कि व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दीज थ्री लिस्ट। ठीक है, अब ऐसे मुद्दे जो इन दोनों में जो है ना, जो इन किसी लिस्ट में शामिल नहीं हुए, ठीक है, थ्री लिस्ट में, इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। और संविधान बनने के बाद जो मुद्दे आए देश में, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात हो गई, इंटरनेट की बात हो गई, ये सब के ऊपर कानून बनाने को लेकर जो संविधान बनने के बाद मुद्दे आए ना, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो इन मुद्दों पर, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को जो है उनके पास अधिकार होता है कि वो इन मुद्दों पर अपना पक्ष रख सके। ठीक है, तो वो केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट ऐसे मुद्दों पर काम करती है। इसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहा जाता है, अब अपशिष्ट या अवशिष्ट जो है विषय कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किए गए, तो ऐसे सारे मुद्दे जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो है लागू किए गए, ठीक है, वो सभी जो हैं एक और विषय, एक और लिस्ट जोड़ी गई, उसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो बाकी जो विषय थे वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखे गए, उसमें केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। सो दिस इज़ व्हाट द रेसिड्यूरी लिस्ट। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सो वी नोटेड, ओके, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक वी नोटेड अबव द मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर। तो अधिकतर फेडरेशन जो होल्डिंग टुगेदर वाले सिस्टम में होती हैं, डो नॉट गिव इक्वल पावर्स, वो इक्वल पावर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को नहीं देती हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि जो उनके साथ, जैसे भारत है होल्डिंग टुगेदर में आता है, तो जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होती है। द ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर्स। इसलिए जितने स्टेट्स होते हैं यूनियन में वो सब के आइडेंटिकल पावर मतलब एक जैसे अधिकार नहीं होते हैं, एक समान अधिकार नहीं होते हैं। कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। वो तो स्टेट कैसे होते हैं, जैसे आसाम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर सर्टन अंडर सर्टन प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ 371। ठीक है, आर्टिकल 371 के तहत इनको स्पेशल प्रोविजंस दिया गया। ठीक है, इस तरीके कुछ विषय जो है कश्मीर के साथ है, आर्टिकल 370 के साथ कश्मीर को कुछ राइट्स दिए गए, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं। सो ड्यू टू देयर पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, कारण क्या होता है, उनका जो अपना एक विशेष तरह का, ठीक है, सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। दिस स्पेशल पावर्स आर स्पेशली इंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड। तो ये जितने भी स्पेशल पावर्स होते हैं स्पेशली इंजॉय किए जाते हैं इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, लैंड के प्रोटेक्शन के रिलेशन में, ठीक है। और इसके अलावा इंडिजिनस पीपल की जो राइट होती है लैंड के ऊपर, उसके प्रोटेक्शन में, देयर कल्चर एंड पावर आल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। इसके अलावा उनकी जो अपनी कल्चर है उसको संरक्षित करने के नाम पे, फिर उसके बाद जो है उनको प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है, तो इनको जो है बाकी स्टेट के कंपेयरिंग में इनको स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here। जो लोग यहाँ के परमानेंट सिटीजन्स नहीं होते थे, वो रेजिडेंट्स नहीं होते थे, उन्हें यहाँ पे प्रॉपर्टी या हाउस ख़रीदने का अधिकार नहीं होता था। तो इस तरह के कई और
विशेषताएं इनको दी गई। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। ऐसे ही कुछ और भी कानून दूसरे और राज्यों को भी मिले हुए हैं, देश के कुछ और राज्यों को भी। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ ऐसे यूनियन के स्टेट्स भी हैं जो थोड़ा बहुत कम ही पावर एंजॉय करते हैं। दीज आर एरियाज़ विच आर स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट। जो स्टेट ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और एक स्टेट बन पाने के लिए, उनके लिए स्टेट बन पाना बहुत ही मुश्किल बात है। बहुत छोटे हैं और स्टेट बन नहीं सकते हैं, अपने इंडिपेंडेंटली अपने आप को स्टेट की तरह रन नहीं कर सकते हैं। बट विच कुड नॉट एमर्ज विथ एनी ऑफ को एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और ऐसे भी हैं कि उनको किसी और स्टेट में मर्ज भी नहीं कर सके क्योंकि उनकी अपनी एक अलग पहचान है, आइडेंटिटीज़ है। तो इसलिए ऐसे स्टेट जो होते हैं, दीज एरियाज़ लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली ना, इनको यूनियन टेरिटरीज़ कहा जाता है। इनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, उस पहचान को बनाए रखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट्स को उनकी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से गवर्न करता है। सो ये जो टेरिटरीज़ होती हैं डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, इनको स्टेट का पावर नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पावर्स इनको देता है इन एरियाज़ को रन करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव्स भेजता है, वो इन एरियाज़ को गवर्न करते हैं। इसके अलावा जो है दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द बेसिक ऑफ टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है, इस तरह के पावर शेयरिंग का यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और अब उस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए क्योंकि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव करना मुश्किल है, इसलिए ये अब वो परमानेंट अरेंजमेंट के रूप में देश में रखे गए हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी अपने आप से इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकता है। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ना। कोई भी चेंज इसमें करना है वो दोनों ही हाउसेस के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा पास करना पड़ता है। मतलब कि 2/3 जो है मेजॉरिटी के द्वारा उसको पास करना होता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, तब जा कर के इससे जुड़ा हुआ कोई भी कानून पास होता है। मतलब ये बहुत कठोरता से पास होता है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑन एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल वो स्टेट्स है। और इसके बाद भी ना, इसके साथ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, जो पूरे स्टेट्स हैं उनके वन हाफ से ज़्यादा स्टेट्स के द्वारा उसको रेक्टिफाई, उसको सत्यापित करना पड़ता है, तब जा कर के इस तरह कोई भी चेंजेस जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें हो पाता है। सो द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। तो जो जुडिशरी है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखने का काम जो है, उसको नियंत्रित करने का काम, उसको नियंत्रण में रखने का काम जो है वो जुडिशरी करती है और उसके प्रोसीजर्स और प्रोविजंस पे ध्यान रखती है। किसी तरह से इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर, अगर पावर के डिवीज़न को लेकर कोई भी झंझट या विवाद होता है राज्य और केंद्र के बीच में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही उन पे डिसीज़न ले पाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वही उस पे डिसीज़न देते हैं कि वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। So the union and the state government have the power to raise sources by levying taxes in order to carry on the government। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास जो है अपने अपने पावर्स हैं टैक्सेस लेवाई करने के, टैक्सेस वसूलने के। ठीक है, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर सकें, अपने आप से उनको सौंपा गया है, असाइन किया गया है अपने अपने अधिकार, उसी के बेसिस पे वो उस पर कानून बनाते हैं, उस पर रहते हैं और उसी पे जो है वो फंक्शन करते हैं। कोई किसी के फील्ड में, कोई किसी के क्षेत्र में, रेजिम में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास नहीं करता है। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को शेयर किया गया है, मतलब फेडरलिज्म जो है इस तरह से हमारे देश में प्रैक्टिस होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट क्या होता है ये भी जानना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है ठीक है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस तरह से स्टेट्स को अलग अलग तरीके से पावर अरेंजमेंट दिया गया है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट्स दिया गया है ना अंडर आर्टिकल 370 और 371 के तहत। तो ये सब चीज़ें, और इन सब का जो है वॉचडॉग कौन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है जुडिशरी को बना रखा है। कोई भी अमेंडमेंट करना है बेसिक स्ट्रक्चर में तो भी 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से करना होता है, और इसके बाद भी आपको जो है उसको फिर मोर देन हाफ स्टेट से रिकमेंडेशंस करानी पड़ती है, तब जाकर इसमें कोई बदलाव होता है। तो एक रिजिड सिस्टम है और इस तरह से ये पूरा प्रोविजंस फंक्शन करता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस यहीं तक। टिल देन, गुड बाय।